गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो बुक है भारत की खोज उसे रीड आउट कर रहे थे। 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं। अहमदनगर का किला, तलाश एंड सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आपने ये चीज़ें नहीं देखी पढ़ी तो आप जो प्रीवियस वीडियो को उसे जो फाइंड आउट करके पढ़ सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो कि इसमें क्या दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा युगों का दौर। इसमें मैक्सिमम हम जो है 11 जो सब टॉपिक का रीड आउट करेंगे। गुप्त वंश क्या था, दक्षिणी भारत में इस वहाँ पर इतनी कला का विकास क्यों हुआ, क्या रीज़न थे, शांतिपूर्ण विकास कैसे हुआ चाहे कि इतना युद्ध वगैरह चलता रहता था, बाहरी हमलावर आते रहते थे, प्रगति कैसे बनी रही, भारत का प्राचीन रंगमंच कैसा रहा, संस्कृति कैसे जीवित रही और विदेशियों पर भारतीय कला का प्रभाव कैसे पड़ा, और प्राचीन भारत का गणित शास्त्र और विकास और हवास की बात करेंगे। लेकिन इस चीज़ को पढ़ने से पहले कि आपको इजी वे में समझ आ जाए कि इसमें क्या क्या बताया गया है, किन फिलोसफर की बात की गई है और किन वंशों की बात की गई है, पहले उससे कीवर्ड्स को देख लो। तो जहाँ पर जो है मौर्य समाज की बात हुई है, मौर्य समाज के बाद शुंग वंश आया, शुंग वंश के बाद यूनानी आए। यूनानी का जो मेनेंडर था जिसे मिलिंद भी कहा जाता है, जो बहुत ही खूंखार वगैरह था, लेकिन देन आफ्टर वो बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बहुत बड़ा संत बन गया, जिसे इंडियन वाले मिलिंद राजा के नाम पर भी जानते हैं। इसके बारे में वर्णन होगा। देन आफ्टर जो जूची जाति आई थी, उसमें बहुत सारी जातियाँ आई थी, ठीक है, टिजूची की, और उसमें जो एक कबीला आया था कुषाण, उसमें कुषाण जो राजा था बहुत फेमस हुआ। उसका हम देखेंगे कुषाण का राजा कनिष्क है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म कैसे महायान हीनयान में बांटा गया, गुप्त शासन क्या था, गुप्त शासन में समुद्रगुप्त जिसे हम नेपोलियन कहते हैं कैसे विकास किया, हून कौन थे, हून का जो मेहरगुल है जो खूंखार राजा माना जाता था, आज भी उसकी भी कहानियाँ सुनो तो दहशत फैल जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन कौन था, ये सारे जो है वंश वगैरह, ठीक है। तो आप इससे इस प्रकार डायग्राम बनाकर याद कर सकते हो। देन आफ्टर इसमें जो फिलोसफर है या उनकी किताबें हैं उनका वर्णन किया गया है। जैसे ताड़पत्र होते हैं, जैसे पाम ट्री होते हैं, ठीक है, पाम ट्री कभी ना कभी देखे होंगे, उसमें वो लिखत की जाती थी, लिखा जाता था, क्योंकि काफ़ी समय तक वो रह जाते थे, सूख कर भी वो उसी हालत में रहते थे। फिलोसफर की बात हुई है बास की, जो बहुत बड़ा नाटककार था, कालिदास था, कालिदास की शकुंतला, मेघदूत, इससे इस नाटक का वर्णन किया गया है। पाणिनि जो बहुत बड़ा ग्रामेटिकली था, ग्रामर का जो एक्सपर्ट था। फिर गोल्डन एज की बात होगी, जो जब अजंता एलोरा एलिफेंट गुफाएं बनी। नटराज शिव की मूर्ति के बारे में बात करेंगे और मनु के कानून के बारे में बात करेंगे। आई होप जे आपके सारे कीवर्ड्स हैं, अगर आप इन चीज़ों को समझ लो तो आपको पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो अंडरस्टैंड हो जाएगी, कुछ भी चीज़ टफ नहीं लगेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं गुप्त शासनकाल में राष्ट्रीयता का कैसे प्रभाव पड़ा। कहते हैं मौर्य समाज के जब मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ, उसकी जगह पर शुंग वंश आ गया। इनका शासन चाहे क्षेत्र बहुत थोड़ा था, दक्षिणी में बड़े बड़े राज्य उभर आए थे, उत्तर में काबुल से पंजाब तक भारतीय यूनानी फैल गए। मेनेंडर जिसने भारत का पर पहला हमला तो किया, लेकिन स्वयं भारतीय चेतना से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को धारण कर लिया और बाद में जे मिलिंद राजे के नाम से फेमस हुआ। दक्षिणी में कला का विकास हुआ, लेकिन क्योंकि उत्तरी में आपको पता हिमालय पर्वत है, खैबर दर्रा, टोची दर्रा आते हैं, उसके द्वारा उन दर्रों के द्वारा जो होल बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं, उनके द्वारा जो नॉर्थ एरिया में काफ़ी हमलावर आते रहे। तो पहला हमलावर जो है वो माना जाता है मेनेंडर का, ठीक है, जो बाद में मिलिंद नाम के नाम पर फेमस हुआ। नेक्स्ट है कुषाण काल। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मध्य एशिया में जो शक लोग अक्सास नदी की घाटी में बस गए, जूची सुदूर पूर्व में आए और इन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए, ठीक है, जो शक जाति आई थी, जूची की जाति आई थी, जे मल्पी कुछ चेंजेस बौद्ध धर्म में अपने आप को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, तो कुछ जो हिंदू धर्म को अडॉप्ट कर लिया।
और इन्हीं जातों में जो जो जाति थी वो कुषाण जाति बहुत फेमस हुई, और कुषाण में जो कनिष्क राजा है वो बहुत फेमस हुआ। जोची जाति में कुषाण जाति में कनिष्क राजा जो बहुत उसने प्रसिद्धि प्राप्त की। नेक्स्ट है कुषाण साम्राज्य के विभिन्न संस्कृतियों का मेलजोल। कुषाण साम्राज्य की राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी, और तक्षशिला का विश्वविद्यालय भी उसी निकट था। कहाँ पर? पेशावर के नज़दीक तक्षशिला विद्यालय, जहाँ बहुत से राष्ट्र के लोग आते थे, जहाँ भारत की मुलाकात सदियों से जोचियों, ईरानियों, यूनानियों, तुर्कों, चीनियों से होती थी। रीज़न ये था कि वो तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी में जो फॉरेनर आते थे वहाँ आकर पढ़ते थे, ठीक है, स्टडी करते थे, क्योंकि तब वो ऑलराउंडर यूनिवर्सिटी थी। इन्हीं सभी संस्कृतियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। कुछ वो जो बाहरली जातियाँ आई, जोची जाति आई, ईरानी आए, यूनानी आए, तुर्क आए, चीनी आए, कुछ वो हमारी संस्कृति में डल गए, तो कुछ जो हमारे जो लोग थे उसकी संस्कृति में डल गए। आज भी चीज़ देखो तो हमारे जो कल्चर में, खान पान में, ड्रेसअप में मिक्सअप पाया जाता है। एक चीज़ जो यूनिक वगैरह नहीं है, मिक्सअप सब कुछ पाया जाता है। अपने प्रभावों से फलस्वरूप नवीन मूर्तिकला और चित्रकला की शैली का जन्म हुआ। चीन और भारत के संपर्क में आए, और इस प्रकार जिस समय चीन, ईरानियों व भारतीय की संस्कृति का अद्भुत मेल का समाया हुआ था। देन आफ्टर बाद में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। कुषाण काल में ही, ये पहली सदी की बात ही हो रही है, कुषाण काल में ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंटा गया। 2 संप्रदाय यानी कि जो बौद्ध धर्म के बाद में 2 धड़े में लोग बांटे गए, एक था महायान और दूसरा था हीनयान। जो महायान वाले थे वो बौद्ध धर्म को एक दैवी रूप मानते थे, और हीनयान जो थे वो दैवी रूप नहीं मानते थे, सिर्फ जो अपना यानी कि इन दोनों में मतभेद वगैरह था। और महायान को जो बढ़ावा दिया वो नागा अर्जुन ने दिया। नागा अर्जुन खुद एक बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, और इसी के कारण ही जो महायान ही है वही बाद में जो प्रसिद्ध हुआ। यानी कि हीनयान थोड़े एरिया में रहा, लेकिन जो क्योंकि नागा अर्जुन खुद फिलोसफर थे बहुत बड़े, उन्होंने ही महायान को आगे बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है कुषाण का भारतीयकरण व गुप्त शासन की शुरुआत। कुषाणों ने पूरे भारत का संगठन व भारतीयकरण किया। ये चीज़ प्लस पॉइंट हुई कि जो भारत इधर उधर बंटा हुआ था, कुषाणों ने उसे एक कह लो माला में परोना शुरू कर दिया। तो नई नई जातियाँ जो भारत में आती रही उनका इन्होंने जमकर विरोध किया। इसी समय एक शासक चंद्रगुप्त ने नए हमलावरों को मार भगाया, एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसी से गुप्त शासन की काल 320 ईस्वी में रखी गई। इस शासन काल में अनेक शासक हुए जो युद्ध और शांति कलाओं के निरंतर सफलता पाते गए। यानी कि कुषाणों के बाद में कौन आए बेटा? जो चंद्रगुप्त जो शासक है वो आया, गुप्त शासन आया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भावना का विकास। राष्ट्रीय भावना का विकास क्यों हुआ? जब उन्होंने देखा कि जो भी बाहरी विदेशी आ रहे हैं, चाइनीज़ आ रहे हैं, ईरानी लोग आ रहे हैं, यूनानी आ रहे हैं, ठीक है, जूचियो जो कुछ भी जाति आ रही है, जे इससे हमारी जाति मिक्सअप होती जा रही है, तो हमारा जो अस्तित्व है, हमारी पहचान वो ख़त्म हो जाएगी। अपनी पहचान को उन्होंने अलग बचाव दिया, रूप दिया, और इसी को चीज़ को लोगों ने बाद में ब्राह्मणवाद या राष्ट्रवाद कहा गया। कि ब्राह्मणवाद एक्चुअली क्या है, राष्ट्रवाद एक्चुअली क्या है। जिन्होंने कोशिश की कि हम अपने देश की जो संस्कृति है, कल्चर है, हमारी जो पहचान है, उसे बचा कर रखें। एक के बाद एक विदेशी जातियाँ भारत में आती गई और स्थान पाती गई। उनके नए नए जो कानून थे, रीति रिवाज थे, कार्य क्षेत्र थे, वो भारत में जो मिक्सअप होते गए। इवन के उन्होंने बाहरी राजनीतिक ढांचे पर भी प्रभाव डाला। इन सभी से भारतीय जो धर्म था, दर्शन था, जो उनकी फिलॉसफी थी, भारतीय धर्म के लोगों की इतिहास था, जो परंपरा थे, जो रीति रिवाज थे, वो भी प्रभावित होते गए। जब भारतीयों ने इसका विरोध किया कि हाँ भी हमें इसका कल्चर नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, हमें अपनी पहचान रखनी चाहिए, तो क्योंकि मैक्सिमम लोग अब मिक्सअप हो चुके थे,
तो इनको लोगों ने बाद में कह दिया कि आप तो ब्राह्मणवाद हो, आप अपने आप को ज़्यादा शुद्ध समझते हो, ठीक है। और यही राष्ट्रनीति का भाव आज तक भारतीयों में मौजूद है। ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय पुनर्जागरण के प्रतीक बनना। बौद्ध धर्म मूल रूप में अंतर्राष्ट्रीय धर्म था, विश्व धर्म था। विश्व धर्म अंतर्राष्ट्रीय धर्म क्योंकि पूरे भारत में फैल चुका था। विश्व धर्म क्यों था? क्योंकि बाद में अशोक ने भी बहुत कोशिश की थी, अपने प्रचारक दूसरे देशों में भेजे थे। मान लो कि आज श्रीलंका हो गया, ब्रह्मा हो गया, चाइनीज़ हो गया, दूसरे नेपाल देश हो गए। हमारे इंडिया में बौद्ध धर्म का इतना प्रसार नहीं है जितना दूसरे देशों में ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। तो फॉर दिस रीज़न जो बौद्ध धर्म है वो विश्व धर्म बन गया। इसी कारण इसी का सहारा पाकर अनेक जातियों का आगमन भारत में होता रहा, क्योंकि बौद्ध धर्म का जन्म तो जहाँ पर हुआ था, अब वो जो उनका जन्म स्थल है उनको एक पूजनीय स्थान के तौर पर मानेंगे और उसके दर्शन करने के लिए आएंगे। तो फॉर दिस रीज़न जो बाहरी जाति हैं उनका आगमन और आना शुरू हो गया। इसलिए पुराना ब्राह्मण समाज बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बना, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि भारत में हिंदुत्व जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। गुप्त शासकों का समृद्ध व शक्तिशाली होना। गुप्त शासक का समय बहुत ही प्रबुद्ध, शक्तिशाली, बहुत ही संस्कृति का और तेजस्वी से भरपूर था, ठीक है। इस टाइम जो समुद्रगुप्त था उसने बहुत ज़्यादा भारत में विकास किया और उसे इंडिया का नेपोलियन भी कहा जाता है। हुनों का शासन, हून जाति जो है वो बहुत ही निर्दयी कह लो, मार काट करने वाली जाति थी, ठीक है। तो उसमें जो ये था कि उसमें जो मार काट करना ही उसे सबसे अच्छा लगता था। मध्य एशिया से गुप्त साम्राज्य के शासकों पर हुनों ने आक्रमण किया जो गोरे हून कहलाए। उन्होंने भारत में अधिक लूटपाट की और यशोवर्मन के नेतृत्व में भारत पर बड़ा आक्रमण किया। उनके सरदार जो मेहरगुल को बंदी बना लिया गया, लेकिन गुप्त वंश के शासक बालदित्य ने उसकी उदारता दिखाई और उसे वापस कर दिया। बट यह बहुत बड़ी गलती थी कि उसे माफ़ कर दिया। मेहरगुल दोबारा भारत में आया और बाद में जहाँ आकर कम से कम उसने 50 साल तक राज किया। कहा जाता है कि मेहरगुल इतना अत्याचारी था कि उसे मार काट खून खराबा देखना बहुत अच्छा लगता था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का उभर कर आना। 7वीं शताब्दी के आरंभ में ही भारत में कनौज के राजा हर्षवर्धन ने शक्ति पाकर उत्तर से लेकर मध्य भारत तक बहुत बड़े शक्तिशाली राज की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध था। उनका महायान संप्रदाय काफ़ी हद तक हिंदुत्व से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध व हिंदू दोनों के धर्मों को बढ़ावा दिया। इसी समय में चीनी यात्री ह्यूस त्सांग आया, ठीक है। तो उसने भारत की प्रशंसा को अपनी लेखनी में उभारा, यानी कि अपनी किताबों में कविता के रूप में जो देश की प्रकृति है, सौंदर्य है, ठीक है, उसे वर्णन किया। तो आज भी अगर हमारे देश में इतने प्रूफ नहीं मिलते किताबों में के रूप में, जो बाहरी यात्री आए थे उनकी हम किताबें पढ़ पढ़ अपने इंडिया के कल्चर के बारे में जानते हैं। ये इसका पहला पार्ट हो गया कि गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद कैसे फैला। नेक्स्ट है, ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अगर नहीं कुछ समझ लग रहा तो आप इस क्वेश्चन को रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, अगर आपने इंडिया का मैप तो आपने मैक्सिमम देखा है सभी ने, है ना। तो आपको पता है साउथ में जो है, जो जितना भी साउथ है वो समुद्र के आसपास घिरा हुआ है। तो नेचुरली जो दूसरे देशों का व्यापार था वो समुद्र के द्वारा इंडिया से होता था। तो इसलिए जो दक्षिणी भारत है वो मैक्सिमम ज़्यादा प्रफुल्लित हुआ कंपैरिजन उत्तर के, क्योंकि उत्तर का जो जितना भी था वो तो मैक्सिमम लड़ाई झगड़े में कह लो, जो बाहरी हमलावर आते थे उनका सामना करने में ही वो अपनी लाइफ व्यतीत कर देते थे। तो दक्षिणी भारत शांतिपूर्वक रहा, इसलिए वहाँ पर कला का विकास हुआ। दक्षिणी भारत पर विदेशियों का प्रभाव कम रहा, क्योंकि जो भी विदेशी आए थे ना वो उत्तरी पश्चिमी सीमा से आए थे, ठीक है। तो इसलिए दक्षिणी भारत जो है
जो है अपनी तस्करी भी समुद्री व्यापार हेतु प्रसिद्ध था और समुद्र के रास्ते अपने व्यापार होता था। यूनानियों ने वहाँ अपनी बस्तियाँ भी बनाई। रोमन सिक्के भी दक्षिण में पाए जाते हैं। उत्तर में विदेशियों के जब बार बार आते गए तो जो कुछ स्किल्ड पर्सन थे वो वहाँ से उत्तर भारत से उठकर दक्षिण में चले गए। तो वहाँ पर फॉर दिस रीज़न यही है कि अगर हम इतने इतने भव्य मंदिर बिल्डिंग्स देखते हैं या कुछ भी है, तो रीज़न यही है कि जितने भी कलाकार थे, जितने भी फिलोसफर थे, जितने भी कवि थे, विद्वान थे, वो मैक्सिमम ही जो है वो साउथ में चले गए। क्योंकि अगर आप देखो कि लिटरेचर का काम, जो स्किल का काम कहाँ होता है, जहाँ पर पूरा शांतिपूर्ण वातावरण हो, तो वो उनको साउथ में मिल रहा था, ना कि नॉर्थ में। ठीक है, फॉर दिस रीज़न जो है वो जो हमारा साउथ एरिया वो काफ़ी डेवलप हुआ। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके क्या थे। भारत के अस्तित्व का कायम रहना व शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन। भारत में विदेशियों के बार बार हमले, आक्रमण, बदलते साम्राज्यों की स्थापना के बावजूद भी देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन लंबे दौर तक चलता रहा। रीज़न क्या था? क्योंकि जो भी हमलावर आते थे वो क्या करते थे, जो मेन उनके जो सेंटर पॉइंट होते थे, मान लो कोई दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली को उसने राजधानी बना लिया, वहाँ पर अपना राज करना शुरू कर दिया। तो जो आपको पता है इंडिया के लोग मैक्सिमम 80% गाँव में बसे हुए हैं, तो उनके जीवन में कुछ खास अंतर नहीं आता था। ऊपरी जीवन में उतराव चढ़ाव बदलाव आता रहता था, लेकिन गांव का जीवन वैसे ही चलता जा रहा था। भारतीयों में विदेशियों के बार बार आक्रमण, बदलते साम्राज्यों की स्थापना के बावजूद देश के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर चले। मौर्य समाज आया, कुषाण आया, गुप्त शासन आया, दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्र के अलावा और भी ऐसे राज्य हैं जहां 200-300 वर्षों तक निरंतर शासन का चलता रहा। बाहर से आने वाली जातियों ने जल्दी ही अपने आप को भारतीय सभ्यता संस्कृति में डाल लिया। कुछ वो हमारी तरह अडॉप्ट कर लिया उन्होंने हमारा कल्चर, तो कुछ उनका प्रभाव हम पर पड़ा। यदि कभी दो राज्यों या जातियों के आपस में कोई युद्ध भी होता तो शासनकाल सत्ता की ओर से बहुत कम जो है वो इंटरफियर किया जाता। इतिहास के पूर्व सर्वेक्षण से ये नतीजा निकलता है कि भारत चाहे कितने ही साम्राज्यों के दौर से गुजरा, ये नहीं कि एक ही साम्राज्य रहा। हमें बार बार पता है, कभी मौर्य वंश आया, कभी कुषाण वंश आया, कभी गुप्त वंश आया, कभी चालुक्य, कभी राष्ट्रकूट, अलग अलग लोगों ने राज किया। कहता है कि लेकिन जो शासन सत्ता की ओर से बहुत कम इंटरफियर किया गया। इतिहास के पूर्व सर्वेक्षण से ये नतीजा निकलता है कि भारत चाहे कितने ही साम्राज्यों के दौर से गुजरा, लेकिन यूरोप की अपेक्षा जहाँ शांतिपूर्ण बनी रही। यूरोप में तो पूरे देश में उथल पुथल मच जाती थी ना, आप रशिया की क्रांति देखो, फ्रांस की क्रांति देखो, इंग्लैंड का गृह युद्ध देखो, पूरी तरह ही जीवन अस्त व्यस्त हो जाता था। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता था। शासकों की स्थिरता जहाँ अधिक रही। जब अंग्रेजी शासन ने सत्ता संभाली तो उस समय देश अवनति की मोड़ पर था। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी, इसी कारण ही वे राज कायम हो सका। कहने का भाव, पहले हमारा राज जो देश था बहुत तरक्की में था, जिनके सोने के सिक्के चलते थे, राजों के पास हीरे जवाहरात वगैरह थे, ठीक है, अमीर था हर चीज़ पर, मसाले जहाँ पर थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने राज कब किया? जब हमारी जो व्यवस्था है वो कमज़ोर पड़ गई, लोग भोग विलास में चले गए, लोगों ने युद्ध कला छोड़ दी, अपनी कला को छोड़ दिया, मेहनत करना छोड़ दिया, आलस्य पर जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, धर्म जो है मूर्ति पूजा, धर्म को ज़्यादा अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो फॉर दिस रीजन जब वो किस्मतवादी हो गए, गरीब हो गए, तो इस चीज़ का फ़ायदा जो अंग्रेज़ों ने उठाया तो उसे गुलाम बनाकर रख लिया। कुछ 10 साल 20 साल नहीं, पूरे 200 साल। नेक्स्ट है प्रगति बनाम सुरक्षा। भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा थी। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों के ढांचे इसी हेतु निर्मित किए गए थे। वर्ण व्यवस्था होती है कि मान लो लोहार का बेटा लोहार का ही काम करेगा, किसान का बेटा किसान का ही काम करेगा, ठीक है, ये वर्ण व्यवस्था थी। और सेकंड बात ये थी कि हमेशा लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, दादा दादी चाचा चाची जो जानी कि सभी जो एक ही फैमिली में रहते थे। ये दो चीज़ें गाँव में 99% पाई जाती थी।
परिवारों के ढांचे इसी हेतु निर्मित किए गए थे और इन्होंने इस हेतु पूरा सहयोग भी दिया। नेहरू जी की एक बात दिलचस्प लगती थी नेहरू को कि भारतीय दर्शन इस बात पर बल देता था कि व्यक्ति का विकास हो और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण था। नेहरू जी बताते हैं कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि हमारे इंडिया में शुरू से ही, ठीक है, व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती कि ये नहीं कि आप पहले समाज का सोचो, देश का सोचो। वो कहते थे कि अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो ना, ठीक है, अपना विकास कर रहे हो, नेचुरली ही गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा, देश का विकास होगा। अपने आप को प्यार करते हो, नेचुरली आप परिवार को प्यार करोगे, गांव को करोगे, देश को प्यार करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो इंडिविजुअल थ्योरी है, व्यक्तिवादी जो थ्योरी है, वो होनी चाहिए। तो ये हमारे इंडिया में शुरू से ही पाई जाती थी। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम करने के लिए आज़ाद था, लेकिन साथ ही सामाजिक ढांचे सामुदायिक भी था। हाँ, आज़ाद था, ठीक है, पर्सनली तौर पर कि मुझे क्या काम करना है, क्या मेरी सोच है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सामाजिक रीति रिवाजों को भी फॉलो करता था, उसका विरोध नहीं करता था। समाज में रहकर सामाजिक व सामुदायिक रीति रिवाजों का पालन करता था। एक और विशेषता ये थी कि कोई ऐसा कानून या समाज के नियम नहीं था कि रीति रिवाजों से तौर तरीके को बदला ना जा सके। फॉर दिस रीज़न यही है कि हमारी लाइफ में, हमारे समाज में बहुत सारी डे टू डे चेंजेस आती गई। आवश्यकता पड़ने पर इनमें बदलाव किया जाता था, इसलिए लचीलेपन के कारण यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी थी हमारी समाज में, ठीक है। भारतीयों ने विदेशी तत्वों को भी अपनाया। पूर्ण समन्वय, भारतीय ने समन्वय अर्थात मेल मिलाप को सदा बढ़ावा दिया। अभी भी देखो भारतीयों की फितरत है कि जहाँ भी अगर उनको अपने देश का कोई दिखाई देता है तो उससे हेलो हाय बोलते हैं, चाय पानी पूछते हैं। ये उनकी फितरत है भारतीय लोगों की, मेल मिलाप की। इसी हेतु व्यक्ति के बाहरी और भीतरी तथा मनुष्य और प्रकृति सभी के बीच एक मेल मिलाप बढ़ना शुरू हो गया। इसी आधार पर भारत की संस्कृति के पृष्ठभूमि का विकास हुआ और विविधता पर एकता की मोहर लगी। चाहे जितनी मर्जी विविधता थी, डिवर्सिटी पाई जाती थी हमारे इंडिया में, लेकिन कुछ मूल तथ्य सेम थे कि हाँ, जैसे हम गेस्ट को भगवान की तरह मानते हैं, बड़ों का सत्कार करते हैं, छोटों का प्यार करते हैं, अपने कल्चर में प्राउड फील करते हैं, ये चीज़ें एकता की निशानी थी। गांव की मजबूत नींव, भारतीयों का जो गांव वाला जीवन था बड़ा ही मजबूत था। कितने ही शासक बदले, लेकिन इस व्यवस्था की नींव सदा कायम रहे। बाहर से आने वाले लोग ऊपर वाले स्ते में थोड़ी हलचल होती थी, लेकिन गांव की लाइफ में कोई भी हलचल नहीं होती थी। राजसत्ता भले ही चाहे निरंकुश हो, चाहे रीति रिवाजों व कानूनों का कंट्रोल किया गया, लेकिन कोई भी शासक जो गांव के लोग हैं उन पर ज़्यादा इंटरफियर वगैरह नहीं करते थे। भारत की उदारता, हर तत्व जो बाहर से भारत में आया, भारत ने अपने लचीली संस्कृति के कारण उसे अपने में मिला लिया। इसी प्रकार भारतीयों ने बहुत कुछ विदेशियों से लिया और बहुत कुछ विदेशियों को दिया भी। बाहर से आने वाले जो भी अलग रहा वे जहाँ तो नष्ट हो गया, उसने भारत का कोई ना कोई नुकसान ही पहुँचाया। नेक्स्ट है भारत का प्राचीन रंगमंच। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक वगैरह है, ठीक है, काफ़ी नाटक वगैरह इसमें आ रहे हैं। भारतीय रंगमंच का स्वरूप, भारतीय रंगमंच अपने मूल में, सबद विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह आज़ाद था। इनका मूल रूप हमारे पुराने क्या थे, वेद थे, जिसने जो भी नाटक के रूप में लिखा था। यानी कि जो पहले कोई भी रचना होती थी, कोई किताब लिखी जाती थी, उसको नाटक ढंग से लिखा जाता था। नाटक आप समझते हो, डायलॉग्स होते हैं, है ना। आपने एकांगी नाटक कभी ना कभी 9th-10th में पढ़ा होगा। तो जैसे एक डायलॉग बोला, एक ने डायलॉग बोला अपना, दूसरे ने दूसरा डायलॉग अपना बोला। जिस प्रकार आप कोई फिल्म या कुछ सीरियल वगैरह देखते हैं तो नाटकीय था। तो ये चीज़ें जो पैटर्न था, लिखने का पैटर्न, हमारे वेद में भी मिलता है। जो रामायण है, महाभारत है, उसमें भी कुछ ये चीज़ें हमें अंश दिखाई देते हैं। कृष्ण लीला से संबंधित गीत हो गए, संगीत हो गए, नृत्य से रंगमंच उभर कर आया। महान व्याकरण पाणिनि ने भी अनेक नाटकों की रचना की। नाटकों का पूर्ण व स्पष्ट विवरण, कहते हैं 3री शताब्दी में नाट्य कला पूर्ण विकास कर चुकी थी, क्योंकि इस काल से जो पूर्व की जो नाट्य रचना मिली है उनके साथ लेखकों का नाम भी स्पष्ट मिलता है। बास एक ऐसा नाटककार था जिसने मैक्सिमम 13 नाटक लिखे।
अश्व घोष उसका सबसे फेमस नाटक वगैरह माना जाता है। इसके बाद में हमें कालिदास के नाटक दिखाई देते हैं। कालिदास के जो नाटक है, शकुंतला है, मेघदूत है। शकुंतला नाटक में जब शकुंतला नाटक में जो दुष्यंत के साथ बताया गया कि शकुंतला एक ऋषि की बेटी थी, तो दुष्यंत जो महाभारत का एक पार्ट था, मेंबर था, ठीक है, पांडवों का कह लो, तो वहाँ से मुड़कर दुष्यंत की शकुंतला के साथ शादी हो जाती है। किसी रीज़न जो दुष्यंत भूल जाता है शकुंतला को, शकुंतला बेटे को जन्म देती है और बाद में उसी राज दरबार में जाती है। देन आफ्टर जो इंसिडेंट होता है, दुष्यंत शकुंतला को पहचान लेता है और उसी का जो बेटा है, शकुंतला और दुष्यंत का जो बेटा है, वो भरत कहलाता है। और भरत के ही आगे जो वंश थे वो कौरव और पांडव थे, ठीक है, जो हम महाभारत को देखते हैं। तो कहने का भाव, उसने अपने नाटक राही ये जस्टिफाई करना चाहा है जो हमारा इंडिया है ना, वो एक वंश से ही चल रहा है। किसके वंश से? शकुंतला और दुष्यंत के बेटे से, जिसे हम, उसके बेटे का नाम भरत है, उसी से हम इसे अपने देश को भारत कहते हैं। दूसरी जो कथा है मेघदूत। मेघदूत में क्या है? मेघ होता है बादल, दूत होता है एम्बेसडर वगैरह, ठीक है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई है को किसी के कारण जो है कि बादल से जो है उसके जो देवता है यक्ष को बाहर निकाल देते हैं। तो वर्षा के कारण, जब वर्षा की रुत आती है तो यक्ष को जो अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी की बहुत याद आती है, तो वो मेघ को एम्बेसडर बनाकर वो मतलब बादलों में भेजता है। तो इन दोनों मतलब जो भी उसके नाटक हैं उसको देखो, अब पढ़ा जाए तो उसमें जो प्रकृति विवरण है, प्रकृति का वर्णन है, उस टाइम हमारी कुदरती सौंदर्य थी भारत की, उसका बहुत ही ज़्यादा बारीकी से वर्णन किया हुआ है कि नेचुरली हम जब उस नाटक को देखते हैं, जब पढ़ते हैं, तो हमारी इमेजिनेशन जो है वहाँ पर चली जाती है। इसी प्रकार जो चंद्रदत्त गुप्त द्वितीय के काल में ही लिखा गया नाटक मुद्रा राक्षस वगैरह था। मुद्रा राक्षस जो चाणक्य ने मल्पी नाटक लिखा है, जिसमें मल्पी बताया गया कि चाणक्य कैसे चतुर चालाकी से, यानी कि राजनीति से रिलेटेड वगैरह है, कि किस प्रकार जो राक्षस को जो उसका बिना लड़ाई युद्ध किए ही जीत प्राप्त कर लेता है। राक्षस की मुद्रा को, सिक्के को यूज़ करके किस प्रकार उसको हार दे देता है। नेक्स्ट है नाट्य कला का हवास। 19वीं शताब्दी में नाट्य शैली का लगभग हवास होने लगा है। अब नाटकों का मादे छोटी छोटी काव्य रचनाओं ने ले लिया। क्या जहाँ पर पहले इतने इतने बड़े नाटक लिखे जाते थे, हमारी प्रकृति सौंदर्य के बारे में बात की जाती थी, जीवन शैली में, राजनीति के बारे में वर्णन किया जाता था, अब लोगों में इतना इंटरेस्ट वगैरह नहीं रह गया था। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होकर किसकी तरफ मोड़ दिया उन्होंने? छोटी छोटी कविताओं का रूप धारण कर लिया। नेक्स्ट है प्राचीन नाटकों की भाषा। प्राचीन नाटकों की भाषा मिली जुली थी, यानी कि उसमें संस्कृति भाषा भी पाई जाती थी और प्रकृति भाषा होती है जहाँ लोगों की बोलचाल की भाषा। जब हम नाटकों को पढ़ते हैं तो जो विद्वान फिलोसफर होते थे, राजा होते थे, मंत्री होते थे, मान लो नाटक में, वो संस्कृति में बात करते थे। तभी हम जब महाभारत रामायण देखते हैं तो वो लैंग्वेज उनकी थोड़ी टफ होती है। तो प्रकृति भाषा जो है वो करैक्टर यूज़ करते थे जो गांव के सरदार लोग वगैरह होते थे। लोकमंच का विकास। नाटक अधिकतर अभिजाति वर्ग तक ही सीमित रहा। अभिजाति के यानी कि जो अपर क्लासेस थी उसी वर्ग तक ही समाप्त रहा, क्योंकि राजाओं के महल में ही नाटक खेला जाता था। आम लोग जो है नाटक से वंचित ही रहे। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट है संस्कृति भाषा की जीवंतता और स्थायीपन। के इतने हमलावर हमारे देश में आए, ठीक है, फिर भी संस्कृति कैसे जीवित रही? संस्कृति भाषा अपने आप में पूर्ण रूप से समृद्ध है। आज भी आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी के रूप में इसे माना जाता है। 2600 वर्ष पूर्ण पनिनी द्वारा व्याकरण का दायरे में जकड़ी गई। पनिनी आपको पता है बहुत बड़ा एक ग्रामेटिकल रहा था, व्याकरण के बारे में लिखा था, ठीक है उसने।
तो उसमें भी उन्होंने संस्कृति भाषा का वर्णन किया। आज भी इसके स्वरूप में बदलाव नहीं आया, कि जो स्टार्टिंग से संस्कृति भाषा का रूप था वही सेम टू सेम रहा है, कि इतनी जे कह लो के समृद्ध है, परफेक्ट है, इसमें इतनी परफेक्शन है। इस भाषा से अनेक भाषाएं तो निकलती चली गई। मान लो जो हिंदी है वो भी संस्कृति से निकली हुई है, ठीक है। तो संस्कृति व वास्तविक रूप में ही रही। यह भाषा निरंतर विकास करती रही, संपन्न हुई, पूरी तरह से अलंकृत की गई और अपने मूल के साथ साथ सदा जीवंत रही। संस्कृति की विशेषता क्या है? संस्कृत को अपने शब्दकोश के साथ ऐसी विशेषता है कि आज भी प्राचीन संस्कृति के ऐसे विशेष शब्द हैं जिसका हम फॉरेन लैंग्वेज में चेंज वगैरह नहीं कर सकते। विदेशी विद्वान पर विलियम जोन्स का मत विदेशी विद्वान सर विलियम जोन्स का मत संस्कृति को लेकर क्या है? सर विलियम जोन्स ने 1784 में कहा था कि संस्कृत भाषा पुरानी होने के बावजूद भी यूनानी भाषा से अधिक पूर्ण और लतीनी से मुकाबले अधिक ज़्यादा परफेक्ट है। उसने भी इसकी प्रेज प्रशंसा ही की है। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। उपनिवेश का अर्थ क्या होता है? उपनिवेश का अर्थ होता है दूसरे देशों में अपने देश का व्यापार व संस्कृति को बढ़ाना। तो नेचुरली तब भारत इतना समृद्ध था कि अपनी संस्कृति को, भाषा को, धर्म को दूसरे देशों पर प्रभाव डाल रहा था। जैसे नेपाल हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, दूसरे देशों में प्रभाव डाल रहा था अपनी भाषा के द्वारा भी और धर्म के द्वारा भी। तो भारत के उपनिवेश क्या थे? भारत भी अपने दायरे में सीमित ना रहा, इसके विस्तार दक्षिणी पूर्व एशिया तक रहा हुआ और इसका नाम भी बृहत्तर भारत के रूप में जाना मिलता है। भारतीय उपनिवेशों के प्रमाण। भारतीय प्राचीन पुस्तकें, यात्रियों द्वारा लिखित विवरण, जो चीन से प्राप्त इतिहास के हमें किताबें मिलती हैं, शिलालेख मिलते हैं, ताम्रपत्र मिलते हैं, बाली के समृद्ध साहित्य मिलता है, जा कविताएँ मिलती हैं, महाकाव्य जैसे महाभारत है, पुराण कथाएँ, रामायण है, उनका अनुवाद है, यूनानी है, लतीनी स्रोत है। उसमें हमें जो है भारतीय संस्कृति को देखने, हमें भारत की संस्कृति के कुछ चिन्ह जरूर मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भारतीय संस्कृति बहुत सारे देशों में फैल चुकी थी। उपनिवेशों का नामकरण। उपनिवेशों को सभी उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर और महत्वपूर्ण मार्गों पर कायम किए जाते थे। इसका नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया जाता था, जैसे कंबोज, जैसे अब कंबोडिया कहते हैं। तो कंबोज क्या है? कंबोज तो एक्चुअली इंडियन लैंग्वेज है, ठीक है ना, इंडियन जाति है। तो उसी से जो आज कंबोडिया देश बना है। जावा भी मल्पी संस्कृति का वर्ड है, उसी से जवद्वीप बना है। जौ का टापू था। सभी उपनिवेशों के नाम अधिकतर खनिज धातु, किसी उद्योगों या खेती के पैदावार से होते हैं। उपनिवेश व्यापार बढ़ाने के केंद्र। उपनिवेश व्यापार बढ़ाने के सफल केंद्र रहा, क्योंकि व्यापारी वहां पर जाकर अपने व्यापार को बढ़ावा देते। संस्कृति की एवं यूनानी और अरबी दोनों के साथ ये पता चलता है कि भारत और सुदूर पूर्व के देशों में काफ़ी समुद्र व्यापार होता था। तो क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं कि साउथ जितना भी एरिया है वो व्यापार करता था दूसरे देशों के साथ, क्योंकि आसपास में समुद्री एरिया है। तो नेचुरली जब व्यापार होगा तो एक्सचेंज वगैरह जरूर कुछ ना कुछ होगा। प्राचीन भारत में जहाज उद्योग भी निरंतर बढ़ा। भारतीय उपनिवेशों के साथ साथ भारतीय बंदरगाहों का भी वर्णन मिलता है। दक्षिणी भारत में सिक्कों व अजंता ने के बिंद चित्रों पर भी जहाज़ों का चित्र पाए जाते हैं। धर्म का विस्तार। उपनिवेशों में व्यापारियों के साथ साथ धर्म का प्रचार भी बढ़ा। यह समय ठीक अशोक के बाद समय था। बौद्ध धर्म का बढ़ चढ़कर विकास किया गया। उपनिवेशों के मुख्य स्थान क्या क्या थे? ब्रह्मा था, श्याम था, चीन था, ठीक है, मल्य, प्रायद्वीप थे। ऐसे बहुत सारे देश थे जहाँ पर जो भारत की संस्कृति का विकास हुआ। जिसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशों पर भारतीय कला का क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय कला से विदेशी प्रभाव। भारतीय सभ्यता ने दक्षिणी पूर्वी एशिया से अपने अड्डे जमाए। चंपा, अंकोर, श्रीविजय, बजापवत और इनके आसपास के स्थान पूर्णतः भारतीय कला से प्रभावित हुए। जहाँ के राजाओं के भारतीयकरण किया, इनके राज्य के